हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का। ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इसका पाठ 5 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है जल संचयन एवं पुनर्भरण। तो जल संचयन, संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्र करना, और पुनर्भरण का मतलब होता है दोबारा पूर्ति करना या दोबारा भरना। तो इसका हम आज इस वीडियो में इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ है। वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ है। आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति, जमीन के अंदर जल मात्रा बढ़ना, नगर जल समस्या दूर होना, जल स्तर नीचे न गिरना, मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा भरा बनाया जा सकना आदि। तो इनके निम्न लाभ है वो कौन कौन से लाभ हैं? आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति, जमीन के अंदर जल मात्रा बढ़ाना, नगर जल समस्या दूर होना, जल स्तर नीचे न गिरना, मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा भरा बनाया जा सकना आदि। ख नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है ख नंबर प्रश्न, भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता है? भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा की कमी व जल की अधिक मांग होने के कारण भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। किस वजह से गिरता जा रहा है? तो वर्षा की कमी व जल की अधिक मांग होने के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही। अगला नंबर देखेंगे, ग नंबर प्रश्न दिया है, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है? भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण से भूजल में वृद्धि की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण से। अगला घ नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि से भूजल की मांग बढ़ती है, जिससे जल स्तर नीचे गिरता जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूजल की मांग बढ़ती है और जिससे जल स्तर नीचे गिरता जाता है। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय बताइए। तो वर्षा जल संचयन का क्या अभिप्राय होगा? तो इस उत्तर में देखेंगे, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना। इसका अभिप्राय यह है, वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर दिया है, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है? तो जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सफाई के लिए व उद्योग धंधों आदि कार्यों के लिए आवश्यक है। तो जल किस किस चीज़ के लिए आवश्यक है या महत्व है? तो जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सफाई के लिए व उद्योग धंधों आदि कार्यों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, वर्षा जल को संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? वर्षा जल को संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण भूजल आपूर्ति व भू सतही जल द्वारा सभी कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण भूजल आपूर्ति और भू सतही जल द्वारा सभी कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ज। प्रश्न नंबर ज है, अपने घर की छत के
वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे? मतलब अपने घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, घर से थोड़ी दूर पर 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे को ईंट, कंकड़ और बजरी से भर देते हैं। जो अपने घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे? तो वही है, घर से थोड़ी दूर पर 2 या 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे को ईंट, कंकड़ और बजरी से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर मोटी रेत डालते हैं। इस गड्ढे में छत पर गिरने वाले वर्षा के स्वच्छ जल को इकट्ठा करते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, समुद्र का जल खाली स्थान होने के कारण पीने योग्य खाली स्थान होता है। तो समुद्र का जल कैसा होता है? खारा। तो समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा खारा और इस खाली स्थान में हो जाएगा नहीं। तो समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न ख नंबर देखेंगे, भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा खाली स्थान मात्रा में प्राप्त है। तो यहाँ पर हो जाएगा कम। भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ग, तालाब, पोखरा आदि जल खाली स्थान के प्राचीन साधन रहे हैं। तो संचयन के प्राचीन साधन रहे, कैसे साधन रहे? संचयन। तालाब, पोखरा आदि जल संचयन के प्राचीन साधन रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर घ, भूजल में वृद्धि खाली स्थान करके कर सकते हैं। क्या करके कर सकते हैं? जल संचयन करके। भूजल में वृद्धि जल संचयन करके कर सकते हैं। भूजल में वृद्धि जल संचयन करके कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंग, शहरों में खाली स्थान के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर खाली स्थान प्रवेश होता है। तो शहरों में पक्के मकानों के कारण जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। तो एक में हो जाएगा पक्के मकानों, एक खाली स्थान में हो जाएगा कम। तो इसका हो जाएगा, शहरों में पक्के मकानों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, भारत की जल नीति वर्ष खाली स्थान में बनाई गई। कब बनाई गई? तो 1987 में भारत की जल नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है ज नंबर, राष्ट्रीय जल नीति में जल को खाली स्थान एवं खाली स्थान संसाधन के रूप में माना गया है। तो किस रूप में माना गया है? दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय। तो इसका हो जाएगा, राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। तो इसका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, सही जोड़े बनाइए। तो इसका अ दिया है और ब दिया है। तो अ में है पन बिजली, तो इसका हो जाएगा जल। पन बिजली को हम जल से मिला देंगे। अब पुनर्भरण है तो भूजल भंडार, तो इसका भूजल भंडार में मिला देंगे। गोदावरी, गोदावरी का हो जाएगा नदी, तो इसको नदी में मिला देंगे। और जल वृत्त है तो इसको वर्षा जल से मिला देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद।